हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट आगरा में। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको अर्थमेटिक्स मिलेगा पूरा आपको, जो कि होगा आपके डीएलएड एग्जाम के लिए, जिसको हम वर्तमान में डीएलएड कहते हैं और पूर्व में इसका नाम बीटीसी रहा है। तो आज बीटीसी के मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन आप देखेंगे और 10 दिन में हम बीटीसी का पूरा मैथ कवर करेंगे। ठीक है, तो आज आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं इसका, इसके 10 पार्ट में हम पूरा बीटीसी का मैथ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बीटीसी के मैथ से। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है यदि 2,3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि 2,3 और x का समांतर माध्य x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यदि 2,3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान क्या होगा। तो जरा समझते हैं हम। इसमें आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। समांतर माध्य, ठीक है। चलिए मैं इसके ऑप्शन भी दे देता हूं पहले आपको, बाद में आपको इसके फॉर्मूले लिखता हूं। तो पहला ऑप्शन इसका ए है, ऑप्शन ए है आपका 4 और ऑप्शन बी है आपका 5, ऑप्शन सी है आपका 8 एंड ऑप्शन डी है आपका 1। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपका सही है ये चेक करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है। जरा समझते हैं। समांतर माध्य, इसको हिंदी में समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या इस तरीके से होता है, जिसे आपने शॉर्ट में पढ़ा होगा, समांतर माध्य यानी कि मीन इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। इस तरीके से आपने पढ़ा हुआ होगा। तो यहां पर आपके पास पद कौन से 2, 3 और x। तो देखिए 2 + 3 + x अपॉन कितने पद है, पदों की संख्या कितनी है 1 2 3, तो आप यहां 3 ले लेंगे। समांतर माध्य आपको कितना दे रखा है 3, तो हमने 3 ले लिया। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3 का 3 से करेंगे तो 9 और 1 का किसी से मल्टीप्लाई करते तो सेम रहता है। 2 और 3 आपका 5 हो गया और प्लस x। 5 को इधर लाएंगे तो 9 - 5 = x। 9 में से 5 को आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ गया 4, यानी कि आपकी x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई। तो आप इसमें से देखें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपका ऑप्शन ओ सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। आपको जो अगला क्वेश्चन मिल रहा है उस अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। उसमें कह रहा है 2/x - 1 प्लस 3/1 - x। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये कह रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है 2/x - 1 प्लस 3/1 - x। ये आपका क्वेश्चन है, का मान होगा, का मान होगा, ये आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं आपके सामने। पहला ऑप्शन है 5/x + 1 और ऑप्शन बी है आपका, वो है आपका 5/x
x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी है आपका 6 अपॉन x माइनस 1 एंड 1 माइनस x एंड डी लास्ट ऑप्शन है आपका -1 अपॉन x माइनस 1। ये आपका ऑप्शन डी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम इसको बड़ी ही आसानी से। 2 अपॉन x माइनस 1 ये लिखा मैंने। अब देखिए यहाँ 1 माइनस x है, यहाँ x माइनस 1 है, तो आप क्या करेंगे कि इसमें से माइनस कॉमन लेकर इसे x माइनस 1 कर सकते हैं। जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन लेंगे वो माइनस यहाँ आ जाएगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा माइनस आता है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा 3 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 दोनों का एलसीएम सेम होने पर हम इसको एक बार लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 माइनस 3 और 2 में से 3 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा -1 अपॉन x माइनस 1। आप चेक करेंगे तो ऑप्शन आपको डी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, 4 समानुपाती पद, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। 36। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो, एक पद 3 हो, तो दूसरा बाह्य पद होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए आपका कहता है 4, ऑप्शन बी आपका कहता है 8, ऑप्शन सी आपका कहता है 12 और ऑप्शन डी आपका कहता है 10। इनमें से कोई एक आंसर सही है। चलिए चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। देखिए 4 समानुपाती पद। अब 4 समानुपाती पद किस तरीके से डिनोट किए जाते हैं पहले ये समझना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, जब भी समानुपाती पदों की बात करता है, जो लोग मैथमेटिक्स से रहे होंगे उन्हें पता होगा कि समानुपाती पदों का मतलब होता है कि गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और गुणोत्तर श्रेणी में हमेशा जो पदों की संख्या होती है वो हमेशा एक रेशियो में बढ़ती है, एक इक्वल रेशियो में बढ़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर मैंने फर्स्ट टर्म a लिया है तो दूसरा ar होगा, तीसरा ar स्क्वायर होगा, चौथा ar क्यूब होगा। इस तरीके से r के टर्म्स में बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा जो रेशियो होगा वो इक्वल रहता है। समानुपाती का मतलब ही वही होता है कि जिनमें रेशियो इक्वल हो। ठीक है ना, ये इक्वल रेशियो की बात कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 4 डिजिट ये ले ली, ये 4 डिजिट है, a ar क्यूब एंड ar स्क्वायर एंड ar। इस तरीके से 4 डिजिट हमने ले ली। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार समझेंगे 4 समानुपाती पद के मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पद कौन से? ये दोनों। ठीक है ना, तो इन दोनों का गुणा करेंगे ar into ar स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 36, a से a स्क्वायर और r क्यूब इक्वल टू 36, ये आपको दे रखा है। दूसरा कह रहा है यदि बाह्य पदों में एक पद, अब बाह्य पद कौन से हमारे पास? एक बाह्य पद ये है और एक बाह्य पद ये है, तो इसमें से कोई सा भी एक पद मान लो आप, जो आपको इच्छा करे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये a मान लिया कि ये a क्या है,
बाह्य पद, तो मैंने एक कितना मान लिया आपका, आपको कितना दे रखा है 3, तो एक तो बाह्य पद 3 हो गया आपका, ठीक है ना। अब दूसरा यानी ए आर क्यू निकालना है, तो मैं इस ए आर को इसको ए इंटू ए आर क्यू लिख सकता हूं, सही है, क्योंकि ए स्क्वायर को ए इंटू ए ले सकते हैं। आप यहां समझ लीजिए, ऐसे करके मैं लिख देता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा, a इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर हो जाएगा और आर क्यू यही लिखा रहेगा, 36 को मैं 36 से लिखा रहने देता हूं। अब a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 3 है, क्योंकि हमने एक बाह्य पद को क्या माना है 3, और हमें निकालना क्या है ए आर क्यू, ये हमारा टारगेट है। तो a की जगह पर मैं 3 रख देता हूं, तो ए आर क्यू बचेगा यहाँ पर 36, 3 से 36 कट जाएगा, ए आर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, सीधा सीधा आ गया 12, तो ए आर क्यू हमें निकालना था, तो आंसर आपका हो गया सी। आंसर कौन सा हो गया आपका सी। ये आपका क्वेश्चन हो गया थर्ड। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट बता रहा हूं। चलिए, तो आपका क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन 4 पे हम पहुंचते हैं, उसको समझते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है 3/4 टू द स्क्वायर इनटू 3/4 टू द पावर 10 एंड डिविजिबल बाय 3/4 टू द पावर 8 का मान होगा। चलिए इसको समझते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है ना। चलिए जरा इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, 3/4 टू द पावर 2 into 3/4 to the power 10 divisible by 3/4 to the power 8। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है आपको, चलिए करते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसमें हमारा बेस सेम है 3/4 3/4 3/4। इसको मैं शॉर्टकट तरीके में आपको समझा दूं कि गुणा करने पर घात जोड़ी जाती है, जोड़ते हैं, ठीक है। भाग करने पर घात घटाते हैं, ये आप लिख लीजिए कहीं पर भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। गुणा करने पर घात जोड़ते हैं और भाग करने पर घात घटाते हैं, तो इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी घातें जोड़ी जाएगी, तो 2 और 10 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 टू द पावर 12 डिविजिबल बाय 3/4 टू द पावर 8। इसके इससे हमें क्या करना है, भाग करने पर क्या होता है घातें घटाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 टू द पावर 4, 3/4 टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 12 में से 8 घट जाएगी पावर तो 4 ही बचेगी, आपका आंसर हो जाएगा ये। बट आपको ऑप्शन जो दे रखी है, मैं ऑप्शन बता दूं एक बार, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए, आपको ऑप्शन ए दे रखा है 3/4, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 81/256 और ऑप्शन सी इक्वल टू आपको दे रखा है 27/64 और ऑप्शन डी दे रखा है आपको 9/16। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका मैच करेगा, 3 टू द पावर 4, तो 3 टू द पावर 4 का मतलब होगा 3 का मल्टीप्लाई आपको 4 टाइम्स करना है, ठीक है ना। 3 into 3 into 3 into 3 अपॉन 4 into 4 into 4 into 4, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 अपॉन 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा आपका हो जाएगा 256। तो आप चेक कर लीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आपका आंसर इसमें से आ रहा है डी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यदि आपको स्लो स्पीड में चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें कि हम आपको
थोड़ा सा स्लो स्पीड में भी लगा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है किसान विकास पत्र में, किसान विकास पत्र में, किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी, किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है, ठीक ना, दोगुनी होती है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए कहता है 5 वर्षों में, ठीक है। ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी कहता है 6 ईयर। ऑप्शन सी कहता है आपका 10 ईयर। ऑप्शन डी आपका कहता है 15 ईयर। जैसा कि आपने क्लास ली होगी तो क्लास में सर ने बताया होगा कि किसान विकास पत्र क्या होता है, ठीक है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसानों के लिए भारत सरकार की एक योजना होती है जो कि किसान बैंकों से खरीद सकते हैं और किसान विकास पत्र को या फिर आप तहसील पे से भी खरीद सकते हैं। किसान विकास पत्र में क्या होता है कि उसकी एक रेट फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का खरीदा तो 10,000 रुपए आपको जमा करके पत्र मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है और उसके बदले में आपको दुगनी राशि मिलती है निश्चित समय बाद। तो वो निश्चित समय से पूछा गया है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको कैलकुलेट ही नहीं करना और डायरेक्टली आंसर बताना है। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक समय सीमा निश्चित कर रखी है। तो आप मुझे बताएं जरा इसकी समय सीमा क्या है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। मैं आपको बता दूं इसकी समय सीमा है 10 वर्ष, ठीक है ना, 10 वर्ष। ये आप निश्चित कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप सारे क्वेश्चनों के, इससे क्या है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन आपने बहुत ही पढ़ा होगा, बहुत आप 6-7 में पढ़े होंगे, तब से पढ़ रहे होंगे और कंपटीशन की तैयारी की होगी तब भी पढ़ा होगा। ब्याज अर्धवार्षिक हो, ब्याज अर्धवार्षिक हो, ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर होती है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका चौथाई, ऑप्शन बी है आपका आधी, ऑप्शन सी है आपका दोगुनी, ऑप्शन डी है आपका समान रहती है। यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रश्न ये है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी समय को अर्धवार्षिक में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो रेट होती है हमारी, वो जो हमें समय अर्धवार्षिक होता है, जब समय को अर्धवार्षिक में कन्वर्ट किया जाता है तो जो दर होती है वो जस्ट उसका अपोजिट होती है, यानी कि उसको आधा करेंगे तो आपका दर दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ईयर और आपका रेट, ठीक है, इसको कह सकते हैं हम रेट, ये हो गया आपका टाइम, ठीक है, और SI रेट ऐसा कह सकते हैं, अर्धवार्षिक हो टाइम ले लो, T ले लो, SI टाइम, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए कि ईयरली चल रहा है तो रेट आपकी R रहेगी, ठीक है। जैसे ये हाफ ईयरली हो जाएगा तो ये आपका 2R हो जाएगा,
ये आपका क्वार्टरली हो जाएगा, ठीक है। एक साल में आपके 3 क्वार्टर होते हैं और 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये 4 आवर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपका मंथली हो जाएगा तो ये आपका 12 आवर हो जाएगा। यानी कि जब हाफ ईयरली हो जाता है, ये आपका ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और आपका ये मंथली, ठीक है ना। आप शॉर्टकट में समझ लीजिए ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली, सॉरी ईयरली, ये आपका क्वार्टरली, ये आपका मंथली। यानी कि जब भी टाइम को कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो जो रेट है आपका सेम रहता है, 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 12 गुना हो जाता है, ये आपका निश्चित है। तो आपका अगर ब्याज की जो वो है समय है अर्धवार्षिक हो जाए तो दर कैसी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और ये चीजें मैं आपको साथ साथ तो लिखता जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें अक्सर करके क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके आपको आनी ही आनी है। और आपके डीएलएड के क्वेश्चन में ऐसे अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और अदर स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, चार महीने में 4 महीने में 50 रुपए का 1 पैसा प्रति रुपया 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीने की ब्याज, प्रति महीने की ब्याज महीने की ब्याज दर से ब्याज होगा। ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है आपका 3 और ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1, ठीक है। 1 रुपया, 2 रुपया, और सॉरी 4 रुपया, 3 रुपया, मैंने लिख दिया रुपया, रुपया, रुपया और रुपया, यानी कि 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपये, ठीक है। ये 4 महीने बता है, 50 रुपए का 1 पैसा प्रति रुपया, ठीक है। 1 रुपए पर 1 पैसा, समझिए 1 रुपए पर 1 पैसा, तो 50 रुपए पर 50 पैसा, ठीक है। 1 रुपए पर 1 पैसा, 50 रुपए पर 50 पैसा। अब वो कहता है 4 महीने का, तो आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 रुपए में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 50 पैसे में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 50 पैसा, 50 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 पैसा, और 200 पैसा का मतलब होता है 2 रुपया, ठीक है ना, 2 रुपया। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। आपका इसका ऑप्शन हो गया सी, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है, अभी बड़ी जल्दी से हो जाएंगे, आराम से चला समझते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको स्पेशली किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए, ठीक है, आपको डीएलएड में या किसी कंपटीशन में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बस एक बार कमेंट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। एक और चीज, आपको किसी भी कोर्स से संबंधित कोई भी सिलेबस
कोई भी आपका टॉपिक, कोई कंटेंट मैथमेटिक्स से रिलेटेड चाहिए तो आपको इस पर कमेंट करना है, और चाहे तो आप हमारे पेड सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फ्री में हम लोग बहुत ही कम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, ज़्यादातर हम पेड ही प्रोवाइड कराते हैं। तो आप पेड भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, उस पर आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप करके अपना नाम लिखें, जिससे कि हम उसको रिप्लाई कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 रुपए का 10%। क्वेश्चन नंबर 8, 1000 रुपए का 10%, 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर होगा, का अंतर होगा। तो इसको जरा समझते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें ऑप्शन ए क्या है, आपका ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 5। ये 20, 15, 10 आपका 5। ठीक है, नहीं थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ हो गया। ये आपका 2 रुपये है, इधर आपका 5 रुपये है, और उधर आपका 10 और ये आपका 20। ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है। ये 2, 5, 10, 20, ये 2, 5, 10, 20। तो देखिए 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। वैसे मैं आपको अंतर वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसे सीखें। इसीलिए जब हम एसआई की बात करते हैं तो पीआरटी अपॉन 100 सब जानते हैं, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, ये सब होता है। तो हम इसको देखते हुए करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम आपका कितना है 2 वर्ष अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आपका 200 रुपए आ गया। अब बात करेंगे सीआई की, ठीक है ना। हम सीआई की बात करेंगे तो सीआई का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, सीआई के लिए डायरेक्टली, वैसे ए के लिए लगाते हैं आप लोग, तो ए के लिए आपने कुछ ये इस तरीके से लिख रखा होगा P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ये ए का होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माइनस 1 लगा देने से वो क्या हो जाता है, वो आपका सीआई हो जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है 1000 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपए। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम आपका 2 वर्ष, माइनस 1 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी वे में समझा दे रहे हैं आपको। 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 सेकंड 10, 10 और 1 11, 11 बटे 10 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1000 ये लिखा हमने, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। ठीक है, 121, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1। अगर आपको स्क्वायर की ट्रिक सीखनी है तो मेरी इसी आपके चैनल पे कुछ वीडियो पड़ी हुई है स्क्वायर की, आप उनको देख लीजिए, 10 सेकंड में आपका आंसर आएगा। 10 सेकंड में आप एक बार वीडियो देख लीजिए। चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। 100 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 121 माइनस 100 बटे 100। जैसा कि हम जानते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 10 और 121 में से 100 बटेगा तो 21 बचेगा। 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। ठीक है, यहाँ 200 रुपये आ रहा था, यहाँ 210 रुपये आ रहा था, तो ब्याज का अंतर कितना आएगा 210 में से 200 कट जाएंगे तो 10 रुपये बचेगा। ठीक है ना, 10 रुपये आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया आपका सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए
आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आपका 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन के बाद हम अगली वीडियो में आएंगे। फिर आपका रिव्यू देखने के बाद आपका रिव्यू किस तरीके का हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 100 रुपए का 10% वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं, ठीक है ना। इसके ऑप्शन ए है आपका 20, ऑप्शन बी है आपका 15, जो हमने अभी ऑप्शन लिखे थे वो इसके थे, ये 10 और ऑप्शन बी ये आपका 5, ये आपके ऑप्शन है। जरा समझते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए मैंने अभी आपको चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बताया P और आप ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + r⁻n−1, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 100 रुपए है, 1 - r आपका 10% है, ठीक है ना। और पावर आपकी 1 रहेगी, -1 और करना पड़ेगा, ये हो गया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये पूछा है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 × 10, 10 और 1 11 बटे 10 - 1, ठीक है। 10 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 11 - 10 बटे 10, क्योंकि 10 × 10, 11 बटे 10, इसको 1 मानकर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 11 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इस तरह से हम समझते हैं। आपको बहुत जल्दी हम लोग इसका पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, बस आपको लगे रहना है, ठीक है ना। आप चाहें तो पेड सर्विस भी हमारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 है, यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 है, तो प्रेक्षणों की संख्या 13 है तथा उनका माध्य तथा उनका माध्य 9 है, तो उनका योगफल होगा चलिए इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसके शॉर्ट ले लिया होगा आपने। हमने अभी एक समांतर माध्य का क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं इसमें कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है प्रेक्षणों की संख्या 13 है, उनका माध्य n। जैसा कि हम लोग जानते हैं m = σx/h, ठीक है। तो m यहाँ पर समांतर माध्य होता है, तो मैंने m 9 लिख लिया। सिग्मा x होता है यहाँ पर योगफल, ठीक है। और n होता है प्रेक्षणों की संख्या यानी कि 13। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है हमेशा, तो योगफल का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो योगफल ही आएगा, और 13 का 9 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 117। आई थिंक सो दैट ये होगा 117, ठीक है।
तो इसके ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखे नहीं है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ एक बार। ऑप्शन ए है आपका 117, ऑप्शन बी है आपका 104 और ऑप्शन सी है आपका 100 और ऑप्शन डी है आपका 50। ठीक है, आंसर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन ए है 117। ठीक है ना, तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ सक्सेस पॉइंट आगरा में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।